क्रिमिनल जस्टिस के तुलबा और लीगल स्ट्रैटेजी में दिलचस्पी रखने वालों के लिए आज हम एक ऐसे होमिसाइड केस की तहकीक करेंगे जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी करीने की शहादत की एक जबरदस्त मास्टर क्लास है। ये केस हमें सिखाता है कि जब डायरेक्ट एविडेंस ना हो तो प्रोसिक्यूशन किस तरह छोटी छोटी फोरेंसिक इनकंसिस्टेंसीज को जोड़कर एक कहानी बनाती है। तसव्वुर कीजिए 16 सितंबर 2016 की एक बिल्कुल आम सी सुबह, लेकिन ये सुबह 46 साला बारबरा कैंडेमर की मौत पर खत्म होती है। उनके शोहर टॉड का दावा था कि ये एक अजीबो-गरीब हादसा था, लेकिन जैसा कि हम इस केस में देखेंगे, कभी-कभी सबसे खौफनाक झूठ अंधेरे में गूंजने वाली चीख नहीं बल्कि एक खामोश सुबह की आम सी फोन कॉल में छुपे होते हैं। तो चलिए इस मुकदमे की गहराई में चलते हैं। हमारा आज का एजेंडा बिल्कुल वाज़ेह है। हम दी काउंटी रोड एम इंसिडेंट, टाइमलाइन और कहानी के तजादात, शीशे के टूटने की मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस, मेडिकल फाइंडिंग्स, बिहेवियरल एविडेंस और मोटिव से होते हुए इसके आखिरी फैसले पर गौर करेंगे। ये सारी चीजें हमें रास्ता दिखाएंगी कि अदालत में एक मुकम्मल नैरेटिव कैसे बनता है। पहला हिस्सा, द काउंटी रोड एम इंसिडेंट, द एलिबाई एंड द एनोमली। शुरुआत करते हैं इस मैरिड कपल के बुनियादी हकाइक से। बारबरा एक इंतहाई जिम्मेदार स्कूल कैफेटेरिया वर्कर थीं। दूसरी तरफ टॉड एक मैन्युफैक्चरिंग वर्कर था जिसका गाड़ियों के शीशे तब्दील करने का एक बहुत अच्छा साइड बिजनेस भी था। इनकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल और पुरसुकून लगती थी। अब टॉड ने 911 डिस्पैचर्स को जो कहानी सुनाई वो अचानक पेश आने वाले किसी खौफनाक नाइटमेयर से कम नहीं थी। उसने बताया कि खाली देहाती सड़क पर सामने से आने वाले एक ट्रक से अचानक एक 10 पाउंड का स्टील का पाइप उड़ा, उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ा और सीधा उसकी बीवी को जा लगा। उसके मुताबिक ये एक हादसा था जिसने चंद ही सेकंड्स में तबाही मचा दी। लेकिन यहाँ तहकीकात का रुख बदलता है। सेक्शन 2, टाइमलाइन एंड नैरेटिव इनकंसिस्टेंसीज, द बर्डन ऑफ प्रूफ। यहाँ हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेटर्स ने किस तरह वक्त के हार्ड डेटा का इस्तेमाल करके टॉड की इस कहानी को गलत साबित करना शुरू किया। जरा इस टाइमलाइन की इम्पॉसिबिलिटी पर गौर करें। सुबह 7:57 पर एक हॉर्स रैंच के कैमरे में टॉड की गाड़ी नजर आती है, लेकिन वहां कोई ऑनकमिंग ट्रक था ही नहीं। ठीक 8 बजे एक राहगीर को इनकी गाड़ी खाई में नजर आई, लेकिन तब तक गाड़ी का शीशा टूटा हुआ नहीं था। और बारबरा जो अपनी माँ को रोजाना कॉल करती थी, उस सुबह उन्होंने कोई कॉल नहीं की। एक बड़ा सवाल पैदा हुआ, क्या एक इतने बड़े जानलेवा हादसे में उस ट्रक का बिल्कुल गायब हो जाना, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, वाकई मुमकिन है? और जब इन्वेस्टिगेटर्स ने थोड़ा दबाव डाला कि वो उस मखसूस सड़क पर जा ही क्यों रहे थे, तो टॉड के जवाब लगातार बदलते गए। इस बिहेवियरल पैटर्न को देखिए। जिन लोगों का उसने नाम लिया उन सब ने किसी भी मुलाकात या विंडशील्ड रिपेयर की अपॉइंटमेंट से साफ इनकार कर दिया। ये वो शिफ्टिंग डेस्टिनेशन क्लेम्स थे जिन पर प्रोसिक्यूशन ने कब्जा कर लिया और अपना केस मजबूत किया। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, कंपीटिंग इंटरप्रिटेशंस, द विंडशील्ड, द फिजिकल एविडेंस क्लैश। ये हिस्सा हमें सिखाता है कि अदालत में एग्जैक्टली एक ही फिजिकल एविडेंस यानी टूटा हुआ ऑटो ग्लास दोनों मुखालिफ पार्टियां अपने अपने हक में कैसे इस्तेमाल करती हैं। देखिए, ये बिल्कुल एक रैशोमन इफेक्ट था। प्रोसिक्यूशन की थ्योरी थी कि शीशा बाहर से किसी ऐसी चीज से तोड़ा गया जो रुकी हुई थी, यानी क्राइम सीन को स्टेज किया गया है, बनावटी बनाया गया है। जबकि डिफेंस के एक्सपर्ट का मानना था कि नहीं, ये एक डायनामिक इवेंट था। फ्रैक्चर पैटर्न इस बात से मैच करता है कि पाइप अंदर घुसा और टॉड ने जल्दी में उसे वहां से निकाला। ये इस बात का सबूत है कि ऑटो ग्लास एनालिसिस हमेशा क्लियर कट साइंस नहीं होती। ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सपर्ट इंटरप्रिटेशन का खेल है। और फिर हमारे पास ये वेपन है। मौके से वो 10 पाउंड का स्टील पाइप तो मिला, लेकिन सबसे हैरानकुन बात, उस पर खून का एक सिंगल कतरा तक नहीं था। जीरो ब्लड। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि यह साफ पाइप साबित करता है कि हादसा मैनुअली स्टेज किया गया था, लेकिन डिफेंस अपनी बात पर कायम रहा कि पाइप की इंपैक्ट स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसने बगैर खून लगाए ही इतनी शदीद चोट पहुंचा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, मेडिकल फाइंडिंग्स एंड ब्लंट ट्रॉमा, द बॉडी एज एविडेंस। अब सारी तवज्जो क्राइम सीन से हटकर ह्यूमन बॉडी पर आ गई है। मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट में जहां स्कल फ्रैक्चर्स और ब्रोकन नोज का जिक्र था, वहीं एक इंतहाई अहम डिटेल थी, गले में क्राइकोइड कार्टिलेज का टूटना। प्रोसिक्यूशन ने फौरन इसको पकड़ा। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये गला दबाने यानी मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन की अलामत है, किसी ओढ़ते हुए पाइप की नहीं। और टॉड की गर्दन के स्क्रैचेस और ब्लडी नकल्स, उन्हें प्रोसिक्यूशन ने एक फिजिकल स्ट्रगल की निशानी करार दिया। लेकिन रुकिए, यहाँ एक रीजनेबल डाउट मौजूद था, जैसा कि इस कोर्ट में वाजे है, एक्सपर्ट्स भी बताए हुए थे। बाद में पोस्ट कन्विक्शन इंडिपेंडेंट पैथोलॉजिस्ट ने आके ये कहा कि देखें, ऐसी सिवियर ट्रॉमा जरूरी नहीं कि असॉल्ट ही हो।
ये चीजें एक्सीडेंट मैकेनिक्स या यहाँ तक के इमरजेंसी मेडिकल इंटरवेंशन की कोशिश के नतीजे में भी आ सकती हैं। आते हैं सेक्शन 5 पर, बिहेवियरल एविडेंस एंड मोटिव, द साइकोलॉजिकल पैराडॉक्स। ये इस केस का सबसे ज्यादा उलझा हुआ नफ्सियाती पहलू है। आखिर कोई मोटिव या मकसद के बगैर मर्डर केस कैसे जीता जा सकता है? इस केस में कोई घरेलू तशद्दुद की हिस्ट्री नहीं, कोई अफेयर नहीं, कोई माली बहरान नहीं, यहाँ तक कि बच्चे आज भी अपने बाप को मासूम मानते हैं। इस मिसिंग मोटिव को काउंटर करने के लिए स्टेट ने स्टेजिंग हाइपोथेसिस पेश की। उन्होंने दलील दी कि टॉड ने अपने ऑटो ग्लास के पेशावराना इल्म को इस्तेमाल करके उस सीन को कंसील किया, यानी हकीकत को छुपाया, और अदालत में उसके घबराए हुए बयानात और भूलने की आदत को सदमा नहीं बल्कि एक सोची समझी चालाकी के तौर पर पेश किया गया। और अब आखिरी हिस्सा, सेक्शन 6, द वर्डिक्ट एंड टेकअवेज, प्रेसिडेंट इन सर्कमस्टेंशियल केसेस। देखते हैं कि इस 9 रोजा ट्रायल का अंजाम क्या हुआ और हमें क्या कानूनी असबाक मिलते हैं। ट्रायल के एंड में टॉड ने खुद अदालत में गवाही देने का निहायत खतरनाक फैसला किया। जूरी ने तकरीबन 10 घंटे लगातार डिलिब्रेट किया और आखिरकार उन्होंने डिफेंस की एक्सीडेंट थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और प्रोसिक्यूशन की बनाई हुई फोरेंसिक फेलियर्स की कहानी पर यकीन कर लिया। टॉड को फर्स्ट डिग्री इंटेंशनल होमोसाइड का मुजरिम ठहराया गया और अपील्स कोर्ट ने भी ये कन्विक्शन बरकरार रखी। 2048 ये वो साल है जब टॉड कैंडामर पैरोल की दरखास्त देने के लायक होगा। तब तक उसकी उम्र तकरीबन 80 साल हो चुकी होगी। ये एक लफ्ज, एक केस और एक दिन की कहानी ने 2 ऐसे खानदानों को बुरी तरह तकसीम कर दिया है जो बिल्कुल एक ही दर्दनाक नुकसान को बर्दाश्त कर रहे हैं। आखिर में ये केस हमें कुछ अनसुलझे सवाल दे जाता है। जब साइंस के एक्सपर्ट्स खुद एक नतीजे पर मुत्तफिक नहीं हो सके तो क्या एक बनावटी सीन का दावा, एक गायब ट्रक और मेडिकल मुतजाद बातें वाकई कानून में बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट की शर्त को पूरा करती हैं? क्या जूरी ने बिल्कुल सही फैसला किया या वाकई कोई ऐसा ट्रक मौजूद था जो उस मंगल की सुबह उस खामोश सड़क पर हमेशा के लिए गायब हो गया? ये वो सवाल है जिस पर हमें और आप सबको खुद सोचना होगा।